तो गाइस आज हम बात करेंगे मैनेजर किम के चैप्टर नंबर 231 के बारे में। और पिछले चैप्टर में हमने देखा था डूम और हांचो के पंगे चल रहे थे। हांचो की ताकत देख के डूम को अपना पास्ट याद आ जाता है। उस पास्ट की पूरी स्टोरी हमने पिछले चैप्टर में देखी थी, लेकिन उसके लास्ट में हमने देखा था गॉड ऑफ फाइटिंग को, यानी कि डूम और उसकी गैंग जा रहे होते हैं गॉड ऑफ फाइटिंग से लड़ने के लिए, यानी कि सैम डैक से लड़ने के लिए। लेकिन सैम डैक ने पहले से इनकी गैंग के काफी सारे बंदों को मार के जमीन में लिटा रखा होता है। और आज का चैप्टर शुरू होते ही डूम को भी जमीन में लिटा दिया होता है। डूम को यकीन नहीं हो रहा होता वो इतनी आसानी से कैसे हार गया। हमें तो ये तक नहीं दिखाया गया ये हारा कैसे। बस डूम एक तरीके की हैरानी में होता है और सैम डैक काफी डिसअपॉइंट होता है। सैम डैक खुद से कहता है, शिट, लगता है ये कभी खत्म नहीं होगा। इतने में ही उसके पीछे से चिल्लाता हुआ एक बंदा उसको मारने के लिए आता है, लेकिन सैम डैक इसके हमले को ऐसे डॉज करता है जैसे किसी 2 साल के बच्चे ने इसके ऊपर हमला करा था। इसके बाद इस बच्चे के पेट में पड़ता है एक घुटना। सैम डैक अब यहाँ के सारे बंदों को जमीन में लिटा चुका है और हमें फ्यूचर डूम की वॉइस ओवर आती है। वो एक ऐसा एहसास था जो उससे पहले मैंने अपनी जिंदगी में कभी महसूस नहीं करा था। मुझे यकीन नहीं हुआ दुनिया में ऐसा इंसान भी एग्जिस्ट करता है। मैं उससे पहले कभी किसी से फिस्ट फाइट में नहीं हारा था। वो बिल्कुल ऐसा था जैसे किसी की औकात से भी ऊपर की औकात की बात हो। मुझे ऐसा लगा जैसे मैंने किसी ऐसी चीज का सामना करा जो बिल्कुल अलग लेवल पर है, और उस इंसान का सामना करने के बाद मेरी जिंदगी के मायने ही बदल गए। हम देखते हैं इन सबको पेलने के बाद सैम डैक यहाँ से जाते हुए बहुत ही कैजुअली कहता है, अब मेरा दिमाग खराब हो रहा है। मैं इतनी दूर से ब्राजील आया, लेकिन मुझे वो लोग कहीं नहीं मिले। बस यहाँ पे कुछ बेकार फाइटर से मेरा सामना हुआ और कुछ नहीं। क्या उन लोगों ने अपने हाइड आउट को दोबारा से कहीं और शिफ्ट कर दिया है? जब सैम डैक ये कहता हुआ यहाँ से जा रहा था, ऑब्वियसली वो कोई दूसरी लैंग्वेज बोल रहा होगा और मेरे हिसाब से वो जापानीज बोल रहा था। ये सुन के जमीन में पड़ा डूम अपने मन में कहता है, आखिर ये कौन सी लैंग्वेज है? आखिर साला इस तरीके का बंदा ये आया कहाँ से? शिट शिट, मेरा दिमाग खराब हो रहा है। लगता है मैं पागल हो जाऊंगा। वो डरावनी गैंग जिससे यहाँ पे सब डरते हैं वो भी उसके सामने लाचार है। आखिर मैं इतने लंबे समय से ऐसी जिंदगी क्यों जी रहा था? आखिर मैं क्यों इतना बड़ा बेवकूफ बन के रहा? क्यों मैंने और ज्यादा कोशिश नहीं करी अपने भाई को समझाने की ताकि वो मेरी बात मानता? लेकिन अब मुझे क्या करना चाहिए? सैम डैक की डरावनी ताकत देखने के बाद इसको समझ आया था कि ताकत क्या होती है, इसलिए इसके बाद इसके दिमाग में ताकत पाने की सनक चढ़ गई थी। ये हर किसी से पंगे करता, हर किसी को मारता। ये हथियार चलाने में तो अच्छा था ही, लेकिन ये खुद को फंडामेंटली और ज्यादा ग्रो करना चाहता था, यानी कि हाथापाई में और ज्यादा खतरनाक बनना चाहता था। इसलिए इसने अपनी जिंदगी में लगातार फाइट करी, लगातार लोगों को मारा, बहुत ज्यादा लंबे समय तक। और इस लंबे समय में काफी कुछ बदल गया। इस दौरान सैम डैक ने ब्राजील की और भी गैंग्स को धूल चटा दी, इसलिए इतिहास में पहली बार वो सारी गैंग्स एक हो गई, सिर्फ और सिर्फ उस इंसान को हंट डाउन करने के लिए। और स्पेशली सैम डैक को मारने के लिए एक यूनिट बनाई गई जिसका नाम रखा गया हाउंड, और इस यूनिट का लीडर बना खुद डूम। तो ये था डूम और सैम डैक का इतिहास। लेकिन इसके बाद हम प्रेजेंट में आते हैं। डूम के हाथ में गन होती है, सामने हांचो, और डूम कहता है, जीतने के लिए चाहे कुछ भी करना पड़े तुम्हें करना चाहिए, क्योंकि लड़ने का मतलब होता है तबाह करना। डूम हांचो के ऊपर गोली चलाने ही वाला होता है। इतने में ही हांचो एक पत्थर में लात मारता है जो कि इसकी गन पे टकराता है। डूम हैरान होता है, इसने एक पत्थर से मेरा निशाना बदल दिया। लेकिन वो दोबारा से हांचो की तरफ गन तानता है और कहता है, हरामजादे तेरी तो। लेकिन इतनी देर में हांचो इसके पास पहुंच जाता है और लगातार इसके ऊपर लाते बजाने लगता है, जिस वजह से ये इसके ऊपर गन नहीं तान पाता। फिर भी डूम कोशिश कर रहा होता है कैसे न कैसे करके बस इसके एक गोली मार दूं। और जब ये ऐसा करने वाला होता है, हांचो इसकी गन की नोक पे लात मार के दोबारा उसे नीचे कर देता है। इसलिए डूम गन छोड़ ही देता है और हांचो के एक मुक्का मारते हुए कहता है, बिल्कुल जैसा मैंने सोचा था। मार्शल आर्ट की स्किल्स सच में कमाल की होती हैं, लेकिन तुझे लगा था अगर मैं गन इस्तेमाल नहीं कर पाऊंगा तो तू जीत जाएगा। तुझे लगा था यहाँ का दरवाजा बंद करने से तू मुझे यहाँ कैद कर सकता है, लेकिन ऐसा कभी नहीं हो सकता। हांचो के मुक्का पड़ते ही जैसे वो पीछे वाली दीवार में टकराने वाला होता है, डूम इस दौरान भी भागता हुआ उसके ऊपर मुक्के चला रहा होता है और हांचो के ऊपर एक जबरदस्त सा पंच मारता है जिससे दीवार ही टूट जाती है। ये तोड़फोड़ मचाते हुए ये दोनों कमरे से बाहर आ चुके हैं और बाहर डिवाइन ऑर्गेनाइजेशन का एक और बंदा गन लेके खड़ा है, बट हांचो जमीन में पड़ा है। इसलिए डूम एक स्माइल के साथ कहता है, एक खतरनाक ताकत के सामने चाहे तो कुछ भी कर ले, वो सिर्फ चीप ट्रिक्स ही लगती हैं, वो कोई असली स्ट्रेटजी नहीं लगती। जो बंदा यहाँ पे गन लेके खड़ा होता है, डूम उसको कहता है, ओए तू इसे गोली मार। शुरुआत इसके हाथ और पैरों से करियो धीरे धीरे। इसे इस तरीके से गोलियां मार कि इसकी चीखें निकल जाएं। इस मार्शल आर्टिस्ट को दर्द भरी मौत दे।
अब आएगा ना मजा। अलविदा एरीज। लेकिन जिस बंदे को डूम ने गोली चलाने के लिए कहा था उसने डूम के ऊपर ही गन तान दी होती है। वो तो गोली डूम के मार भी देता, लेकिन डूम ने बंदूक की नली को हाथ से पकड़ के ऊपर कर दिया था। इसके बाद डूम इस डिवाइन के बंदे को कहता है, तू ये क्या कर रहा है बे? ये आगे से गरम है, हरामजादे। अभी अभी तूने मुझ पे निशाना लगाया है ना, आखिर तू है कौन? इसके बाद एक पास्ट के सीन में हम देखते हैं आखिर ये है कौन। ऑब्वियसली ये है शोंगो सिन, जिसे मैनेजर किम कह रहे हैं डिवाइन ऑर्गेनाइजेशन में जाने के लिए। शोंगो हैरान होता है और कहता है, आप कैसी बात कर रहे हो, क्या मुझे भी वहाँ घुसपैठ करनी पड़ेगी? शोंगो का मुंह देख के ऐसा लग रहा है जैसे वो ये कहना चाहता है कि हैकर्स की लॉबी में एक नॉर्मल प्लेयर क्या करेगा। मैनेजर किम इसका जवाब देते हुए कहते हैं, तुमने कहा था तुम हांचो शियोंग की आखिरी फाइट को देख के काफी ज्यादा खुश हुए थे, है ना? और तुम कभी हांचो के साथ ट्रेनिंग करना चाहते थे ताकि तुम और ज्यादा ताकतवर बन सको। हाँ बॉस, लेकिन वो लोग हैकर हैं। मजाक कर रहा हूँ, हैकर नहीं बोला उसने। बट मैनेजर किम कहते हैं, अगर जंग के मैदान में तुम अपने मास्टर के साथ खड़े भी हो, सिर्फ इससे ही तुम्हारी एक अलग लेवल की ग्रोथ हो सकती है। और इसीलिए शोंगो आया है डिवाइन ऑर्गेनाइजेशन में। डूम अभी शोंगो के एक लात मार के उसको पीछे कर देता है और कहता है, तू साले छोटे चूहे, अब ये मत कहियो कि तू भी। शोंगो सही सलामत अपने पैरों पे लैंड करके कहता है, हाँ हरामजादे, तू बिल्कुल सही समझा। तू जो सोच रहा है बात बिल्कुल वही है। और बात अगर यहाँ तक आ गई है तो मैं सीधा बोलता हूँ, मैं किसी दिन अपने सीनियर्स के अगेंस्ट अपनी पावर को टेस्ट करना चाहता था। मैं हूँ एरिस का शोंगो सिन। पर डूम शोंगो के ऊपर अभी फायर करने ही वाला होता है। इतने में ही उसे एहसास होता है वो सामने वाले लौंडे के सीक्यूसी के अंदर है। और शोंगो अभी मूनलाइट सीक्यूसी का इस्तेमाल कर रहा है, जिसमें गन्स का इस्तेमाल भी होता है। वो अपना मास्क निकालते हुए डूम की तरफ फायर करने से पहले कहता है, ठीक है, मैं शुरुआत करूंगा मूनलाइट से और तुझे दिखाऊंगा मैं क्या कर सकता हूँ। और इसके अगले सीन में जहाँ पे रेवन है वहाँ पे उसको गोली चलने की आवाज आती है। ऑब्वियसली वो शोंगो ने ही चलाई है और शायद डूम ने भी चला दी होगी, लेकिन ये गोलियों की आवाज सुन के रेवन कहता है, वहाँ काफी ज्यादा शोर हो रहा है। इसका मतलब जैसा मैंने सोचा था, ये एरीज ही है। और बिल्कुल इसी वक्त रेवन के पीछे आ चुके होते हैं मैनेजर किम। रेवन मैनेजर किम को कहता है, तुझे इस हेडक्वार्टर में आने के लिए काफी मुसीबतों का सामना करना पड़ा होगा, लेकिन हमने तो इस आइलैंड का नामो निशान ही मैप से हटा दिया था और इसे बदल दिया एक मिलिट्री बेस में। मैंने बिल्कुल नहीं सोचा था तुम लोग इस जगह को ढूंढ लोगे। लगता है हम लोगों ने कैलकुलेशन ठीक से नहीं करी। क्या तुम्हारे पास कोई ऐसा हाईली स्किल्ड बंदा है जो तुम्हारे लिए काम करता है? ऑब्वियसली ये इशारा ताइकी की तरफ किया जा रहा है, इसलिए मैनेजर किम कहते हैं, हाँ, एक बेकार सा खाना बनाने वाला बंदा है जो चीजों के बारे में पता करने में माहिर है। रेवन कहता है, अच्छा ऐसी बात है, लेकिन क्या उसने तुझे इस बारे में भी बताया? ये पूरी टनल माइंस एक ऐसी जगह है जो एक्सप्लोजन्स का अड्डा है। इसका मतलब इस जगह में काफी सारे बॉम्ब्स लगे होंगे जो कभी भी फट सकते हैं, यानी कि ये जगह अपने आप में एक ट्रैप है। मैनेजर किम जब इससे बात कर रहे होते हैं, अचानक से उनके सामने स्मोक हो जाता है, जिससे मैनेजर किम सामने देख नहीं पाते और अचानक से ये आके मैनेजर किम के हाथ में लात मार के उनकी गन हाथ से छुड़वा देता है और मैनेजर किम के एक मुक्का मारता है जिसको वो ब्लॉक करके कहते हैं, इससे मेरी पुरानी यादें ताजा हो गई। नॉर्थ कोरिया में एक जगह है ब्योलबोल। वो एक ऐसी जगह है जो पूरी दुनिया से छुपी हुई है। वहाँ पे भी काफी सारे ट्रैप्स लगे हैं बिल्कुल इसी जगह की तरह। और यार मैनेजर किम जिस जगह की बात कर रहे हैं ना, वहाँ पे जब मैनेजर किम का मिशन था तो वहाँ पे मैनेजर किम की मदद सैम डैक ने भी करी थी। खैर अभी मैनेजर किम रेवन के एक लो किक मार के उसे पंच करके पीछे फेंक देते हैं। रेवन फिर भी खुद को संभाल लेता है और मैनेजर किम कहते हैं, मैं तुझे बताना चाहता हूँ, हमें सिर्फ तेरी ही लोकेशन के बारे में पता नहीं चला। तुझे क्या लगता है चाइल्ड फैमिली ने जब तुझे ठुकरा दिया हम उसके बाद ही यहाँ पे क्यों आए? ये कोई इत्तेफाक नहीं है, क्योंकि एरीज हर काम पक्के तौर पे करती है। इसके अगले सीन में हम देखते हैं विक्टर चाइल्ड और उसके साथ के बंदे को जो जा रहे होते हैं, लेकिन वो देखता है उसका पीछा एक लड़की कर रही है और वो लड़की है एलिसा। विक्टर इससे पूछता है, तुझे क्या चाहिए, तू कौन है? हेलो, मैं एरिस से हूँ। मैंने सुना है तुम अपनी ब्लड लाइन और परिवार को सबसे ऊपर रखते हो, इसलिए मैं पर्सनली यहाँ तुमसे मिलने आई हूँ। अच्छा जी, ऐसी बात है। तुझे अंदाजा भी है तू किसका पीछा कर रही है? तेरी इतनी हिम्मत की तू। मैं ऐसे अचानक से आने के लिए माफी चाहती हूँ, लेकिन मुझे लगता है एक बार तुम्हें ये देख लेना चाहिए। और एलिसा इसे अपने फोन में कुछ दिखा रही होती है। दूसरी तरफ मैनेजर किम रेवन को कहते हैं, तूने जिस चीज को मिस करा वो कोई सिंपल जानकारी नहीं थी, वो एक ऐसी चिंगारी थी जो तेरे पूरे प्लान को बर्बाद कर सकती है और इस वक्त उसकी सारी तैयारियां हो चुकी हैं। अब बस बाकी है उस चिंगारी से सब कुछ जला देना और ये सब कुछ तुझे खुद देखना चाहिए क्योंकि वो नजारा काफी मस्त होगा। दूसरी तरफ विक्टर चाइल्ड एलिसा के मोबाइल में देख के कहता है, इससे तुम्हारा क्या मतलब है? ये क्या यकीन नहीं होता? अब ये मत कहना कि यही तुम्हारा प्लान है। मतलब एरिस का प्लान कुछ तो तगड़ा है, लेकिन इसी के साथ ये चैप्टर यहीं पे खत्म होता है। बाकी वीडियो को लाइक वगैरह कर देना। अब मैं मिलता हूँ आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मजे करो।